तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसको दिया था डेविड रिकार्डो, जो कि 1857 में। एक था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कमेंट में बताओ किसने दिया। तो कंपैरेटिव एडवांटेज कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन ए कंट्री कैन प्रोड्यूस ए गुड और सर्विस एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब उस कोई भी कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होता है, मतलब कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जब करता है, तभी वो उस फील्ड में अपना एफिशिएंसी उसकी रहती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? 1817। अब कंपैरेटिव एडवांटेज का यही मतलब है कि एक देश या व्यक्ति तब किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में बेटर होता है जब उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे देश से कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात हम नहीं करते हैं। एब्सोल्यूट एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव एफिशिएंसी की बात करते हैं इसमें। कंपैरेटिव एडवांटेज में हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाते वक्त हम सबसे कम सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब कम सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब कम से कम सेक्रीफाइस करें और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करो एक कंट्री है ए और एक कंट्री बी। वो 10 यूनिट राइस प्रोडक्शन करती है, कंट्री ए 5 यूनिट क्लॉथ प्रोडक्शन करता है। कंट्री बी हमारा 6 यूनिट राइस प्रोडक्शन करता है, 4 यूनिट क्लॉथ प्रोडक्शन करता है। तो अगर ए अपनी पूरी एनर्जी से 10 यूनिट ऑफ राइस बना सकता है, तो वही एनर्जी से 5 यूनिट ऑफ क्लॉथ भी बना सकता है। ठीक है, और अगर वो एक राइस बनाता है तो उसके बदले में कितना क्लॉथ छोड़ता है? अगर वो एक राइस बनाएगा 1 यूनिट ऑफ राइस, तो वो कितना क्लॉथ छोड़ेगा? 0.5 क्लॉथ। ये कैसे आया? हम इसको और इससे डिवाइड कर देंगे तो 5/10 हमारा 0.5 आ जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई इसकी। सिमिलरली अब उल्टा सोचे, अगर कंट्री ए 1 क्लॉथ बनाता है, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाता है, तो कितना राइस छोड़ता है? तो उसका उल्टा कर दो, 10/5, तो 2 हो जाएगा। तो 2 राइस छोड़ेगा, 2 यूनिट ऑफ राइस छोड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, 1 क्लॉथ, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 2 राइस, 2 यूनिट ऑफ राइस। और सिमिलरली वही लॉजिक से लगाएंगे तो कंट्री बी का जो 1 यूनिट ऑफ राइस होगा वो 0.67 क्लॉथ छोड़ेगा। और उसी तरह 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ इन कंट्री बी बनाने के लिए हमें 1.5 राइस छोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड में देखें तो जो चीज़ बनानी है उसके बदले में दूसरी चीज़ कितनी छोड़नी पड़ रही है, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होगा, कंट्री उसी में स्पेशलाइज करेगी, क्योंकि उसमें कम पैसा लगेगा, कम इनपुट लगेगा और आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे तो इसमें और इसमें किसका ज़्यादा है? हमारे यहाँ वाले का ज़्यादा। तो कंट्री ए इसमें स्पेशलाइज करेगा राइस में, राइस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कम है। ठीक है, और कंट्री बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर क्लॉथ, क्लॉथ के लिए कंट्री बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है, तो हमारा ये स्पेशलाइज करेगा क्लॉथ में। अब इसके हम कुछ एजम्पशन देखें। एजम्पशन क्या है इसका? कि 2 कंट्री 2 गुड्स, ये 2 कंट्री होनी चाहिए, 2 गुड्स होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना के बराबर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट मोबिलिटी विद इन कंट्री, ई मोबिलिटी अक्रॉस कंट्री, मतलब लैंड और लेबर, सॉरी, लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल मोबाइल विद इन टेरिटरी, मतलब कि अगर भारत में है, भारत के अंदर घूम सकते हैं लेबर और कैपिटल, लेकिन अगर मानो चाहो दूसरे देश जाना है तो ये संभव नहीं है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मतलब कि अगर हम इनपुट डबल कर दें तो हमारा आउटपुट भी डबल हो जाएगा। ये हमारा एजम्पशन। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि सारे रिसोर्सेस का फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी रिसोर्सेस छूट नहीं रहा। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन है, कंपटीशन हमारा परफेक्ट है।
कोई मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट और ओलिगोपोली वगैरह सिस्टम नहीं है। उसके बाद हमारा आता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो टैरिफ, नो कोटास, कोई भी तरीके का फालतू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। अब उसके बाद हम समझेंगे इसके लिमिटेशन। तो हमेशा यही देखा गया कि इस लिमिटेशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ एजम्पशन। एजम्पशन को हम निगेटिव कर दें तो ये हमारा लिमिटेशन आता है। तो क्या हो गया ये, इसको अगर हम काट दें, टू कंट्री टू गुड्स हो ही नहीं सकता इतने कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज में। टू कंट्री और टू गुड्स पॉसिबल ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इग्नोर कर दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा तो है नहीं, कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी ना। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो जो इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से रिटर्न्स जो होते हैं, रिटर्न्स होते हैं वेरी करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। कभी इनपुट, कभी आउटपुट ज़्यादा आ जाता है, आउटपुट चला ज़्यादा आएगा, कभी कम हो जाता है, तो ये काफ़ी फ्लक्चुएशन होते हैं। ये भी हमारा सही नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड, डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इकोनॉमी में रिसोर्सेज हमारे कभी फुली एम्प्लॉयड नहीं होते, कुछ ना कुछ छूट जाता है, छूट जाता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मोबाइल, अब ग्लोबलाइजेशन जैसे पीरियड में, आज के ज़माने में, मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे इमोबाइल हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये। माइग्रेशन वगैरह आज के ज़माने में बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब उस टाइम के ज़माने पे भी हो जाता था जब ये इसके लिमिटेशन बोले गए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो रियल वर्ल्ड में गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज लगाती है, कोटास लगाते हैं, एक्सपोर्ट कोटा लगाते हैं, सब्सिडी जैसे टूल्स यूज करते हैं, जो कि इसके जो एजम्पशन को डिलीट कर देता है, मतलब कि खारिज कर देता है। क्वालिटी डिफरेंस डज नॉट कंसिडर, थ्योरी सिर्फ क्वांटिटी और कॉस्ट पे फोकस करती है, क्वालिटी या टेक्नोलॉजी डिफरेंस को इग्नोर करती है। एक ही प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी में हो सकता है जिसका इम्पैक्ट ट्रेड डिसीजंस पे होता है। तो क्वालिटी डिफरेंस भी होता है जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ें हो सकती है, ट्रेड डिसीजंस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आए, जैसे कि हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, तो किसने किया, डेविड रिकार्डो। रिकार्डो कौन से ईयर में, 1817 में। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इज बेस्ड ऑन किसने पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। तो ये था हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अगर सही लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।